जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पिछले दिनों अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, कोई न्यायाधीश सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो चंद्रचूड़ साहब रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब जब आए तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, बातें भी ऐसी करते थे। हर संडे को एक भाषण दिया करते थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यक्रम में, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और बाकी 6 दिन उसके उल्टा काम करते थे। उन्होंने कहा कि हमने ए से जेड तक सबको जमानत दे दी, लेकिन यह बताना भूल गए कि इस ए से जेड तक उमर खालिद जैसे लोग क्यों नहीं आए, यू कहां रह गए, यह बताना भूल गए। यह बताना भूल गए कि उमर खालिद को महीनों महीनों सालों सालों सुप्रीम कोर्ट से डेट तक नहीं मिली। यह बताना भी भूल गए थे कि कैसे उन्होंने वर्शिप एक्ट पर एक टिप्पणी करके, यह टिप्पणी करके कि वर्शिप एक्ट पूजा स्थलों की प्रवृत्ति बदले जाने पर, यानी मंदिर की जगह मस्जिद या मस्जिद की जगह मंदिर बनाए जाने पर कोई सवाल करता है, कोई रोकता है उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वे कराने में क्या दिक्कत है। यह टिप्पणी थी उनकी, फैसला नहीं था। लेकिन इसी टिप्पणी का फायदा उठाकर देश भर में जो तमाशा मचाया गया है सर्वे का, वो किसको फायदा पहुंचाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी, वो तो बहुत बड़े कानून के विद्वान हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो उनके सामने कानून की बातें तो मैं क्या ही कर सकता हूं। मैं तो कानून नहीं जानता हूं क्या होता है, मैं कोई कानून का विद्वान नहीं हूं। लेकिन एक सामान्य आदमी भी ये सवाल तो पूछ ही सकता है कि अगर मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर में नहीं बदलना है तो फिर सर्वे कराने का मतलब क्या है। क्या मिल जाएगा सर्वे करा के, सिवाय तमाशे के, सिवाय सांप्रदायिक तनाव के। एएसआई के पास जो साइट्स हैं, जो इतिहास के लिए काम करता है, आर्कियोलॉजी के लिए काम करता है, उसको तो पहले से इजाजत थी। नए सिरे से ऐसा सर्वे कराने के लिए आदेश क्यों देना था जिसमें लोग पहुंच जाते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जूते पहनकर मस्जिद के अंदर, और उसके बाद गोलियां चलती हैं। चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर होने वाले थे, 2-4 दिन बचे हुए थे, तो बड़ी बड़ी बातें फिर से कर रहे थे कि मुझे चिंता होती है, मैं सोचता हूं कि इतिहास मुझे किस रूप में याद रखेगा। ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ साहब की चिंताओं का जवाब बड़ी जल्दी मिलने वाला है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसके प्रेसिडेंट की चेयरपर्सन की पोस्ट खाली है, जिसके अरुण कुमार मिश्रा हुआ करते थे। उनके जाने के बाद से यह खाली है और उसकी मेंबर हैं विजया भारती साहनी, वो कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। अब उस पोस्ट को भरे जाने की बात चल रही है। उस पोस्ट में अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ही रखा जाता है, क्योंकि एनएचआरसी का मामला है, ह्यूमन राइट का मामला है, तो जो कानून को अच्छी तरह से जानता हो वही वहां पर होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे याद है कि रंगनाथ मिश्र जैसे लोग वहां पर हो चुके हैं पहले भी। इस पोस्ट के लिए नाम आ रहा है डीवाई चंद्रचूड़ का। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए जो मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सत्ता पक्ष की तरफ से आया। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस बन सकता है तो चंद्रचूड़ बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पहले रिटायर हुए और सारे जस्टिस ऐसे नहीं हैं जिनके नाम पर कोई विचार किया जाए। कल आदमी रिटायर होता है, आज ही उसको एक बड़ी पोस्ट देने की क्या जरूरत है। यह जो एक नियम बन गया, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे कलकत्ता के, सारी जिंदगी जस्टिस रहे, रिटायर होते होते उन्होंने कहा कि मैंने तो जिंदगी भर आरएसएस का काम किया। अगले दिन पार्टी में शामिल हो गए, लड़े और सांसद बन गए। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट पार्टियां दे रही हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट क्या करते हैं कि जब वो पद पर होते हैं तो वो पार्टियों का फायदा पहुंचाते हैं और उसके बदले में पार्टियां उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देती हैं। आपको नाम याद होगा रंजन गोगोई का। रंजन गोगोई के ऊपर एक से एक आरोप लगे थे। उनके ही ऑफिस की एक महिला ने आरोप लगाया था और उसकी जांच करने वाले जो कमेटी थी उसको बताया जाता है कि गोगोई साहब खुद उसमें थे। गोगोई साहब रिटायर हुए, रिटायर होते ही तुरंत उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। हालांकि राज्यसभा में दिखाई बहुत कम देते हैं, भाषण देते हुए तो मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन राज्यसभा मेंबर और रिटायर्ड चीफ जस्टिस दोनों के मजे बड़े कायदे से वो ले रहे हैं। जज लोया होता है तो उसकी हत्या हो जाती है या मार दिए जाते हैं, पता नहीं कौन जानता है। लेकिन रंजन गोगोई, जिनसे प्रधानमंत्री एक बार अचानक मिलने चले गए थे, और रंजन गोगोई वही हैं
जिन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यह भी एक रिकॉर्ड था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उसके बाद जाने क्या क्या हुआ। मोदी जी मिलने पहुंच गए और हालात यहां तक हो गए कि रिटायर होते ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। चंद्रचूड़ साहब भी बातें बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन गणपति पूजा करने उनके यहां पहुंच गए नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद बाकायदा तस्वीरें आई। आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है, हिंदू हैं, गणपति पूजा करते हैं, हर हिंदू गणपति पूजा करता है, कौन किसको रोकने जा रहा है। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं तो एक एक तस्वीर के मायने होते हैं। पहली बात तो बिना बुलाए नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे आपके घर। चलो मान लिया बिना बुलाए पहुंच गए थे, आप इतना तो कर सकते थे कि एक धार्मिक कार्यक्रम में आप आए हैं, मोदी जी आइए पूजा कीजिए, प्रसाद खाइए, लेकिन फोटो में नहीं खिंचवा सकता। इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक बेहद जिम्मेदार पद पे हैं और मैं भी एक बेहद जिम्मेदार पद पे हूं। हमारी दोस्तियां हो सकती हैं, लेकिन उनको साझा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसका गलत संदेश जाता है। यह बात नहीं कह पाए हमारे चंद्रचूड़ साहब। तस्वीरें बाहर आई और उनको डिफेंड कर रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला हो, या फिर ऐसे जितने इंपॉर्टेंट मामले थे, उन सब मामलों में सरकार के ही समर्थन में फैसले दिए। यही नहीं, चुनावी चंदे को लेकर जो सारा तमाशा था उसमें भी फैसला तो दे दिया, उसको असंवैधानिक गैर कानूनी बता दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, लेकिन उसकी जांच करने से मना कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। यानी जितना पैसा जिसकी पॉकेट में जाना था और उस पैसे के बदले जो फायदा नुकसान होना था वो सब हो चुका, आगे ऐसा नहीं होगा। यह फैसला कानून ना जानते हुए, और इसमें कोई कानून की बड़ी बात है नहीं, एक आम आदमी के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यह फैसला हक से हद तक आधा अधूरा था। यह जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है वो क्या करता है, वो एक के बाद एक जजेस को भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। एक के बाद एक जजेस इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनसे साफ समझ में आ रहा है कि यह कानून के हिसाब से तो कम से कम नहीं चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मामला आप जानते ही हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं, भाषण में कठमुल्ला कहकर मुसलमानों का अपमान करते हैं, कहते हैं भारत में बहुसंख्यकों के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, संविधान कहता है कि बहुमत, उसको बहुसंख्यक बना देते हैं। एक तरह से सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, और ये भूल जाते हैं कि आप अपने यहां बहुसंख्यक के हिसाब से चलाएंगे तो बांग्लादेश या पाकिस्तान को नहीं कह पाएंगे कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ गलत क्यों हो रहा है। खैर, उनका मामला कॉलेजियन में गया, सुनवाई हुई, कहा जा रहा है कि उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उनका पक्का हो चुका होगा। अभी तक के उदाहरणों को देखते हुए तो यही लगता है जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो किया वो किया, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे जजेस बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वाकई अगर वो इस पद को स्वीकार कर लेते हैं तो लोगों को यह कहने का मौका मिलेगा कि इसी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उन्होंने वो सब किया जो कैमरे के माध्यम से जनता के सामने आया, फैसलों के माध्यम से जनता के सामने आया, और इतिहास में वो वैसे ही दर्ज होंगे जैसे रंजन गोगोई दर्ज हुए। अब फैसला उनको ही करना है कि कैसे दर्ज होना चाहते हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो लोग थे, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो उनके नेता, दोनों ने उनके नाम पर ऐतराज जताया है, तो नाम फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।